नमस्कार मित्रों, आज हम सर्वोच्च न्यायालय की कड़ी में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे पदमुक्त किया जाता है इस पर अध्ययन करेंगे। जैसे हमने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, तो नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ साथ संविधान में उसको कैसे पदमुक्त किया जाता है इसका भी उल्लेख किया गया है। तो जब किसी न्यायाधीश को पदमुक्त करना होता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है। जैसे अमूमन अक्सर ये परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति किन आधारों पर या कैसे न्यायाधीशों को पदमुक्त कर सकता है। तो एक समझ के लिए, चूंकि अक्सर ये बात आती है कि महाभियोग की प्रक्रिया, तो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख सिर्फ राष्ट्रपति के लिए है। महाभियोग की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों में अंतर है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 61 में स्पष्ट दिया गया है कि वो कैसे किया जाएगा। और अगर उस प्रक्रिया का और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदमुक्ति की प्रक्रिया की हम तुलना करें तो दोनों में बहुत अंतर पाया जाता है। तो अब एक चीज़ ये देखना है कि ये कैसे पदमुक्त किए जाते हैं। तो जब किसी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को कैसे पदमुक्त किया जाता है, इन सारे लोगों के लिए एक ही प्रावधान है। और वो क्या है? जिसका जो प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 124(4) में दिया गया है। उसमें क्या कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश, यानी उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो और चाहे वो अन्य न्यायाधीश, तब तक नहीं हटाया जा सकता। यानी ऐसे नहीं है कि किसी के दिमाग, राष्ट्रपति के दिमाग में आया, उसने कह दिया कल से मत आइएगा, आपका काम नहीं है। जैसे हमारे यहाँ कोई काम करता है, उसका काम हमें पसंद नहीं है तो कहते चलो कल से मत आना, तुम्हारा काम खत्म। ऐसी प्रक्रिया नहीं है। उसे तब तक नहीं हटाया जा सकता, कब तक? जब तक साबित, यानी जो कदाचार उसका जो उसने गलती की है, उस गलती को साबित करना है। बगैर साबित किए आप उसको हटा नहीं सकते। दूसरा है असमर्थता, या तो वो उस कार्य को करने में असमर्थ हो। तो कौन सी कंडीशन है? 2 कंडीशन, और यही दोनों कंडीशन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में नहीं पाई जाती। कौन? साबित कदाचार। इस आधार पर राष्ट्रपति को, यानी उसके ऊपर कदाचार साबित नहीं किया जाता। इसीलिए महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रक्रिया में अंतर है। और जब इन दोनों प्रक्रियाओं के आधार पर न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीशों को हटाया जाता है, तो इसके लिए संसद के प्रत्येक सदन, यानी संसद में के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन जब राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, यानी लोकसभा भी अपने कुल सदस्यों, जितने उसके सदस्य हैं, उसका बहुमत, यानी किससे? बहुमत, यानी कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा उसको उस संकल्प, यानी न्यायाधीशों के हटाने का जो संकल्प, चाहे वो लोकसभा में पेश किया गया हो चाहे वो राज्यसभा में पेश किया गया हो, दोनों को पास करना जरूरी है। और जब वो पास करके क्या होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, तो
और एक कंडीशन और भी है कि ये जो संकल्प है उसी सत्र में पास होना चाहिए जिस सत्र में ये पेश किया गया है। ये एक कंडीशन है। अगर मान लीजिए कि आपने मानसून सत्र में ये संकल्प पेश किया और बजट सत्र में या शीतकालीन सत्र में क्या हो उसको पास किया जाए, तो ऐसी प्रक्रिया नहीं है, वो मान्य नहीं होगी। यानी राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया। अगर वो आदेश दे दिया है तो क्या होगा, पास हो जाएगा। इसी तरह अनुच्छेद 124 के खंड 5 में संसद के खंड 4 के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमयन कर सकेगी। ठीक है, यानी इसके हटाने की जो प्रक्रिया है वो जो कानून में वर्णित है उसी के आधार पर हो सकती है, अन्य आधारों पर नहीं। ये बात कब सामने आई, तो जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 में क्या कहा गया कि प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यानी जो एक कानून बना वो क्या था, जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 में, और उसमें ये कहा गया कानून में कि प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन उसकी 2 शर्तें। नंबर 1, लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं पूरे होते तो ये प्रस्ताव संसद में नहीं लाया जा सकता। यानी लोकसभा में 100 सदस्य अगर लिख के देते हैं कि फला सदस्य के खिलाफ क्या जांच की प्रक्रिया चलाई जाए और 50 सदस्य राज्यसभा के लिख के देते हैं, तभी ये प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके बाद जो दूसरी प्रक्रिया इसी कानून में वर्णित की गई वो क्या थी कि जज का 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। यानी जज को 14 दिन पहले, यानी ये प्रक्रिया शुरू करने के 14 दिन पहले जज को नोटिस देना पड़ेगा, और 14 दिन के नोटिस देने के बाद यानी 15वें दिन इस प्रक्रिया में काम होगा, यानी शुरू होगी। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, जब ये नोटिस दी जाएगी, नोटिस देने के बाद जब संकल्प पर काम शुरू होगा तो सबसे पहले क्या होगा, इस पर अध्यक्ष और सभापति जैसी स्थिति हो, अगर राज्यसभा में पेश किया गया है तो सभापति, यदि लोकसभा में पेश किया गया है तो अध्यक्ष, इस जांच समिति का गठन करेंगे। यानी जब संकल्प पारित होगा तो उस पर क्या किया जाएगा, जांच समिति का गठन किया जाएगा। और इस जांच समिति के सदस्य कितने होंगे, 3 होंगे। नंबर 1, अध्यक्ष यस्सी का, जो अध्यक्ष इस समिति का बनाया जाएगा वो मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। और एक जो सदस्य के रूप में नियुक्ति होगा वो किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। और तीसरा जो सदस्य होगा वो पारंगत विधि वेता होगा। अब इसके बाद इन आरोपों की क्या होगी, जांच होगी, और आरोपों की जांच समिति करेगी। यानी जो आरोप जज पर लगाए गए हैं उन आरोपों की ये जांच कब करेगी, जब अध्यक्ष या सभापति एक समिति का गठन करेगा और वो समिति को ये कार्य सौंपेगा कि जो जज के ऊपर जो दोष लगाए गए हैं उन दोषों को आप जांच करिए और ये सिद्ध करिए कि ये सत्य है या असत्य है। आरोपों की जांच समिति करेगी। समिति को ये अधिकार है कि वह उसे दोषी भी ठहरा सकता है और
उसे निर्दोष भी साबित कर सकता है। अगर उसके दोष सिद्ध हो जाते हैं, यानी समिति, यदि समिति ऐसा दोष सिद्ध कर देती है कि जो दोष इस जज पर लगाए गए हैं वो सत्य हैं, तो वो प्रस्ताव उसी सदन पर समिति के दिए गए निर्देश के अनुसार वहीं पर आएगा जहां से शुरू किया गया है। और फिर इसके बाद क्या होगा, सदन में मतदान होगा। उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 जो कुल के आधे से कम ना हो, मतलब उस संकल्प पर फिर क्या होगा, सदन में मतदान होगा। और मतदान कैसे होगा, 2/3 बहुमत से, जो कुल के आधे से कम ना हो। यहाँ पर पारित हो गया तो वह दूसरे सदन में जाएगा। अगर मान लीजिए एक सदन ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया तो फिर उसकी जांच दूसरे सदन पर होगी और यही प्रक्रिया, यानी 2/3 बहुमत से उसे वहाँ भी पारित किया जाएगा। और अगर वहाँ से भी पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर द्वारा उसे क्या करेगा, पदमुक्त कर देगा। तो मित्रों, ये थी न्यायाधीशों के पद से हटाने की जो प्रक्रिया थी वो ये थी। और न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अन्य और प्रावधान हैं जिनका उल्लेख हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो देखने समझने के बाद इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद मित्रों।